हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्रक्स को। तो एनसीईआरटी का जो क्या है निचोड़ है, एनसीईआरटी का सार है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे थ्रू द एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़। तो यहाँ पर जो हमारा क्या है क्लास 9th है, क्लास 9 से लेकर और क्लास 12th की जो क्या है साइंस एनसीईआरटी है, उनमें जितने भी क्या है एमसीक्यूज बन सकते हैं या फिर जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह से क्या बनेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। तो हम उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़ के थ्रू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की जो क्या है साइंस एनसीईआरटी है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को। तो सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 12th का वो क्या है जीवों में जनन। तो इस चैप्टर में जितने भी क्या है एमसीक्यूज हैं तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन दिया गया है एक कोशिकीय जीव की मृत्यु या फिर प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। तो बोला गया है कि जो यूनिसेलुलर जीव हैं, जैसे यूनिसेलुलर जीव का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा। तो आपने देखा होगा अमीबा को या फिर बुक में क्या होगा, देखा होगा कि किस तरह से जो अमीबा होता है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। तो इसकी क्या होती है, ये बोल रहे हैं कि इसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। तो ये क्या है, एकदम राइट है। क्या है, एकदम राइट है। ये सही है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी नेचुरल डेथ या फिर प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अब दूसरा जो क्या है कथन, एक कोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीव द्विखंडन के द्वारा नए जीव पैदा करता है। तो आपने अमीबा में देखा होगा क्या होता है, मेनली जो अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, द्विखंडन या फिर क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी फिजन। तो द्विखंडन या फिर बाइनरी फिजन के द्वारा अमीबा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है या फिर जन्म देता है एक नए अमीबा को। तो ये क्या है यहाँ पर राइट है। जो सेकंड कथन है या फिर स्टेटमेंट है वो भी क्या है, एकदम राइट है। क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल जो क्या होता है अमीबा, इसी से क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसी अमीबा में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है, यहाँ पे डिवाइडेशन होना स्टार्ट हो जाता है और यही अमीबा क्या करता है आगे जाके दूसरे अमीबा को क्या कर देता है, जन्म दे देता है। जब ये दोनों यहाँ पे से अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, एक नया अमीबा यहाँ पे बन जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है, नया अमीबा बन चुका है। तो ये भी क्या है यहाँ पे एकदम राइट है कि जो क्या होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं वो द्विखंडन या फिर बाइनरी फिजन के द्वारा क्या करते हैं, नए जीव को पैदा करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन फर्स्ट का वो क्या होगा, जो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्या है हमारा, फर्स्ट और जो सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड क्या है जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही क्या है यहाँ पे सत्य हैं। तो कथन कौन कौन से सत्य हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे सत्य हैं। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे कौन सी चीज़ सही है कौन सा गलत है, हमें वो देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है, इसमें एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अमीबा के बारे में हमने यहाँ पे आगे डिस्कस किया। तो ये क्या है, एकदम राइट है कि अमीबा क्या, एक सिंगल अमीबा दूसरे अमीबा को क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है। या फिर कोई भी एक कोशिकीय जीव है वो दूसरे दूसरे नए जीव को अपने जैसा नया जीव उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल पेरेंट ही, मतलब एक सिंगल पेरेंट क्या कर सकता है, नए जीव या फिर नया जो क्या है उसी के जैसा उसकी कॉपी को वहाँ पे बना सकता है, उसको जन्म दे सकता है। अब यहाँ पे दूसरा जो कथन है वो क्या है, अलैंगिक जनन केवल पादपों में होता है। तो ये बात इन्होंने क्या यहाँ पे गलत बोल दी कि सिर्फ पादपों में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, क्योंकि कुछ क्या है एनिमल्स भी हैं। तो एनिमल्स जैसे लगा लो अमीबा ही है या फिर अमीबा हो गया या फिर कुछ लिजार्ड होती हैं और कुछ क्या हो सकते हैं जैसे प्लेनेरिया। तो ये क्या है, जीवों के उदाहरण हैं या फिर क्या बोल सकते हैं एनिमल्स हैं। इनमें भी तो क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, देखने को मिलता है। तो ये कथन गलत है कि सिर्फ पादपों में मिलता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है गलत है यहाँ पे। अब तीसरा कथन क्या है कि इस विधि द्वारा उत्पन्न होने वाली संतति आनुवांशिक रूप से एक समान होती है। तो अभी मैंने बोला था कि जो यूनिसेलुलर क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही जैसा नया कॉपी बना लेते हैं, अपने अपने ही जैसा या फिर नए जीव को उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये क्या है, एकदम राइट है। जो अलैंगिक जनन के द्वारा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर जीव क्या करता है,
नया जीव को पैदा कर देता है, नए जीव को उत्पन्न कर देता है। तो वो क्या होता है एकदम जेनेटिकली भी और क्या होता है मॉर्फोलॉजिकली भी सेम क्या होता है अपने पेरेंट के जैसा होता है। तो किसी एक अमीबा क्या कर रहा है यहाँ पे 2 अमीबा को जन्म दे रहा है, या फिर एक अमीबा क्या कर रहा है 2 अमीबा, 1 से 2 अमीबा बन रहे हैं, या फिर 1 से क्या बनेगा यहाँ पे एक नई अमीबा बन गई। तो ये क्या होगा एकदम अपने पेरेंट के जैसा ही होगा, क्या होगा डिट्टो कॉपी होगा अपने पेरेंट की। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो ऑप्शन फर्स्ट और या फिर क्या बोल सकते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड है वो क्या है यहाँ पे राइट है, बाकी जो सेकंड वाला है वो क्या है रॉन्ग है। अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तीसरा जो क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमने यहाँ पे जो क्या होता है लैंगिक जनन या फिर क्या बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपना फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या दिया गया है यहाँ पे। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक यानी गैमेट्स का निर्माण शामिल है। तो ये क्या है यहाँ पे राइट है, क्योंकि सॉरी लैंगिक जनन में क्या होता है दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं गैमेट्स होते हैं, और वो कैसे होते हैं विपरीत लिंग वाले या फिर क्या बोल सकते हैं भिन्न होते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे राइट है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है एकदम सही है किसके बारे में लैंगिक जनन के बारे में। अब दूसरा क्या है, यह विधि अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। तो ये भी क्या है यहाँ पे एकदम सही होगा हमारा, क्योंकि जो क्या होता है अलैंगिक जनन वो मेनली एक अलैंगिक जनन क्या होता है सिंपल है किसके कंपैरिजन में लैंगिक जनन के, और कैसा है यहाँ पे स्लो प्रोसेस है। जो लैंगिक जनन है वो क्या है एक स्लो प्रोसेस। तो ये यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या है राइट है लैंगिक जनन के बारे में। अब जो सी ऑप्शन है वो क्या है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वे अपने जनकों के अथवा आपस में समरूप नहीं होती हैं। तो ये क्या है, ये भी यहाँ पे क्या है एकदम राइट है, क्योंकि जो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो क्या बनती है संतति या फिर क्या बोल सकते हैं नया जीव बनता है वो क्या होता है डिट्टो अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली भी क्या होती है कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ह्यूमन बेबी है तो ह्यूमन बेबी एकदम अपने पेरेंट्स के जैसा ही नहीं होता है कि उनकी डिट्टो कॉपी क्या है कि कोई बच्चा है वो एकदम अपने मम्मी पापा के जैसा ही बिल्कुल एकदम सेम, हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा बच्चा है और कौन सा मतलब पेरेंट है। तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है वो बाहर से देखने में भी और जेनेटिकली यानी आनुवांशिक रूप से भी क्या होते हैं भिन्न होते हैं। जो जीव क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होते हैं यहाँ पे पैदा होंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या है कि ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे असत्य कुछ भी नहीं है, तो लैंगिक जनन के बारे में यहाँ पे असत्य कुछ भी नहीं है, सारे के सारे क्या है यहाँ पे राइट है किसके बारे में। तो हमारा जो यहाँ पे सबसे क्या होगा राइट आंसर होगा या फिर क्या बोल सकते हैं सारे के सारे यहाँ पे क्या है सही है। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है लैंगिक जनन के संबंध में। तो अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो इन्हें कहते हैं। तो जब क्या होता है एक ही पादप या फिर एक ही प्लांट में क्या होंगी मेल और फीमेल जो क्या है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब देखने को मिलेंगे हमें एक ही फ्लावर में या फिर एक ही प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में, तो उस फ्लावर को या फिर उस प्लांट को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे एक लिंगी बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे, एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों या फिर उपरोक्त सभी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब द्विलिंगी या फिर क्या बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल, क्या बोलेंगे बाइसेक्सुअल, क्या बोलेंगे उस प्लांट को। तो यहाँ पर जब क्या होता है एक प्लांट में नर और मादा दोनों जनन संरचना यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जो क्या होता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही प्लांट में या फिर एक ही प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में या फिर एक ही फ्लावर में देखने को मिलते हैं, तो उस फ्लावर को या फिर उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला क्या है, पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसर यानी परागकण धारण किए होता है
और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, नारियल का वृक्ष उभयलिंगाश्रयी पादपों का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या देखना है हमने, मतलब कौन सा सत्य है ये देखना है। तो फर्स्ट क्या बोला इन्होंने कि पुष्पीय पादप जो होते हैं उनमें क्या होता है, एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसर धारण यानी धारण किए होता है। तो ये एकदम क्या है, सही है। जो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं या फिर प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है, जो नर पुष्प है, वो जो नर पुष्प यानी फीमेल जो क्या होता है, सॉरी मेल फ्लावर होता है, उसमें क्या होता है, एंड्रोशियम होता है, उसमें क्या होता है, एंड्रोशियम होता है, या फिर वो एंडोसियम धारण किए होता है। तो ये क्या है, एकदम राइट है। उसके बाद दूसरा क्या है कि नारियल का वृक्ष उभयलिंगाश्रयी यानी बाइसेक्सुअल होता है। नारियल का जो क्या है, नारियल में जो क्या होता है, सॉरी नारियल का जो प्लांट होगा वो क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। तो ये भी क्या है यहाँ पे एकदम राइट है या फिर सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, जो पांचवे का जो आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन सी होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि एक और दो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कुछ जीवों जैसे मधुमक्खी एवं छिपकलियों में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण विकसित होने लगता है, या फिर नए जीव को मादा युग्मक क्या करता है, नए जीव को बना लेता है। तो इस प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं। तो जब मेनली क्या होता है, जो मधुमक्खी और कुछ क्या होती हैं, छिपकलियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो फीमेल गैमिट है उससे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, या फिर क्या बोलेंगे, अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन या फिर पार्थेनोजेनेसिस हमें देखने को मिलता है मधुमक्खी और छिपकलियों में। तो विदाउट क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लग जाता है फीमेल गैमेट से, तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, जो कि हमें देखने को मिलेगा मधुमक्खी और छिपकलियों में। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जीवों में बाह्य निषेचन होता है। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल जो क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो किस किस में देखने को मिलता है ये बताना है हमने। तो यहाँ पे ऑप्शन है शैवाल, मछली, सांप और जो क्या है, मेंढक है। तो जो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, शैवाल है, तो इसमें भी क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ये क्या है, एकदम सही है। इसके बाद क्या है, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है मछली, तो मछलियों में भी क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। पानी में मछलियाँ क्या करती है, अपने एग या फिर क्या बोल सकते हैं, गैमेट्स को छोड़ देती हैं, और उसी में क्या होता है, शरीर से बाहर जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको बोलते हैं हम बाह्य निषेचन या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, तीसरा जो हमारा क्या है यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सांप। तो सांप जो होता है, सांप में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे मेंढक है, तो मेंढक में भी क्या देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को हमें मिल जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या है, पहला, दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। तो बाह्य निषेचन या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो देखने को मिलेगा वो कहाँ कहाँ पे होता है, शैवाल में देखने को मिलता है, मछली में, और जो क्या है, मेंढक है। तो मेनली क्या होता है, जिन एनिमल्स में क्या होता है, जो वाटर में क्या कर देते हैं, ये जैसे मेंढक है, मछली है या फिर कोई एल्गी है, शैवाल है, तो वो क्या करती है, वाटर में अपने गैमेट्स को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, और वहीं बाहर मतलब शरीर के बाहर जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो हमें देखने को मिलता है शैवाल, मछली और मेंढक में। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन है, पक्षियों तथा सरीसृप वर्ग के प्राणियों द्वारा निषेचित अंडे का आवरण किस पदार्थ का बना होता है। तो जो क्या होती हैं, पक्षी यानी एविज, एविज और जो सरीसृप हैं, सरीसृप या फिर बोल सकते हैं रेप्टाइल्स हैं, तो इनमें जो क्या होता है, अंडे होते हैं या फिर एग होते हैं, इसका आवरण या फिर जो बाहरी खोल होता है, कवरिंग होती है, वो किसका बना होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कैल्शियम, कैल्शियम से मेनली जो अंडे की जो बाहरी कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के जो क्या हैं, MCQs हैं, क्लास 12 के चैप्टर 2 के जो MCQs हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो मेनली यहाँ पे पूछा गया है कि जो
फ्लावर का मेल पार्ट होता है या फिर मेल स्ट्रक्चर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं पुमंग। पुमंग या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? एंड्रोसियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोसियम। एंडोसियम क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। तो एंडोसियम भी हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, परागकण के परिपक्व होने पर उसमें कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका का विकास होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि परागकण के परिपक्व जब परागकण या फिर पोलन बोल सकते हैं, पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन के परिपक्व यानी मेच्योर होने पर ही उसमें क्या होता है? कायिक सेल्स यानी वेजिटेटिव जो क्या होती है? सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल्स, और जो क्या होती है? रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, उनका विकास या फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ये क्या है? राइट है यहाँ पे। अब जो सेकंड है वो क्या है? पुष्पीय पौधों के परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो ये भी एकदम क्या है? राइट है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन होते हैं उनमें क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है? कुछ न्यूट्रिटिव क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, या फिर जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं? पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। एक और दो दोनों ही क्या है? यहाँ पे राइट है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पुष्पों के परागकणों को संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्या होता है? लिक्विड नाइट्रोजन। तो लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है परागकणों को संरक्षण या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन किया जाता है। किसके द्वारा? या फिर किसकी मदद से किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन या फिर क्या बोल सकते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से हम क्या करते हैं? परागकणों को संरक्षित करते हैं, पोलन ग्रेन्स को क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्पीय पादपों में निषेचन परागण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है? परागण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो जो हमारा क्या है यहाँ पे इन्होंने सत्य कथन पूछा है, तो ये क्या है? एकदम सही है कि जो क्या है फ्लावरिंग प्लांट है उसमें निषेचन क्या होता है? परागण के प्रक्रिया की या फिर प्रोसेस परागण की प्रोसेस के थ्रू होता है। अब दूसरा क्या है कि पौधों में परागण केवल जीवीय या फिर प्राणी कारक या फिर अभिकर्मक के द्वारा होता है। तो ये गलत है, क्योंकि कुछ क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो पॉलिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसी प्राणी के द्वारा ही हो या फिर किसी एनिमल के द्वारा ही हो, बल्कि क्या होता है कभी कभी जैसे वाटर है तो वाटर के थ्रू भी क्या होता है? परागण होता है। जलीय जो क्या होते हैं? वाटर प्लांट्स होते हैं, या फिर जो क्या होते हैं? सीज, पॉन्ड, लेक वगैरह में जो क्या होते हैं? पौधे देखने को मिलते हैं, उनमें कैसे होगा परागण या फिर पॉलिनेशन कैसे होगा? तो वो वाटर के थ्रू भी होता है या फिर एयर के थ्रू भी होता है। तो एयर के थ्रू कहाँ होगा? जो मतलब कहाँ पे? जो लैंड प्लांट्स होंगे या फिर स्थलीय जो पौधे होते हैं उनमें होगा एयर के द्वारा। तो सिर्फ और सिर्फ जानवरों के द्वारा ही नहीं होता है परागण, बल्कि कुछ अदर क्या है? फैक्टर भी हैं जो क्या करते हैं? पॉलिनेशन के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। और जो दूसरा वाला है या फिर सेकंड ऑप्शन है वो क्या है? एकदम गलत है। ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन ए होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। केवल एक क्या है? यहाँ पे सत्य है, केवल एक। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राणी पुष्पीय पादप के परागण में सहायता नहीं करता है? तो हमने यहाँ पे बताना है। इन्होंने क्या दिया है? चार ऑप्शन दिए हैं, तितली, मधुमक्खी, चींटी और गौरैया। और इन्होंने क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव या फिर परागण सॉरी जीव या फिर प्राणी एनिमल है जो क्या करता है? जीव या फिर प्राणी पुष्पीय पादप के मतलब पॉलिनेशन में इन चार एनिमल्स में से कौन सा ऐसा है जो पॉलिनेशन में मदद नहीं करता है या फिर पॉलिनेशन का क्या बोल सकते हैं? पॉलिनेशन का एक वाहक बोल सकते हैं, नहीं है। तो तितली भी क्या करती है? तितली आपने देखी होगी कि जो प्लांट्स होते हैं या फिर फ्लावर होते हैं उनमें क्या हमेशा हमें ऐसे मंडराते हुए देखने को मिल जाती है, तो ये पॉलिनेशन में सहायक होती है, पॉलिनेशन करती ही करती है। इसके बाद मधुमक्खी भी क्या करती है? पॉलिनेशन में सहायता करती है। चींटियाँ भी क्या करती हैं? पॉलिनेशन या फिर परागण में सहायता करती हैं। अब जो गौरैया होती है तो गौरैया यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि गौरैया परागण में या फिर पॉलिनेशन में मदद नहीं करती है। तो गौरैया हो जाएगा हमारा यहाँ पे
रॉन्ग। लेकिन अब इन्होंने नहीं पूछा है तो यहाँ पे हमें गौरैया को ही क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा, या फिर गौरैया क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। तो ये पॉलिनेशन में मदद नहीं करेगी, जबकि जो ये तीनों हैं ये क्या करेंगे, पॉलिनेशन में मदद करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर, ये परागण में सहायता नहीं करेगा गौरैया। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, बोरा वस्त्र तकनीक या फिर बैगिंग टेक्निक तथा विपुंसन टेक्निक संबंधित है या फिर तकनीक संबंधित है। तो यहाँ पे इन्होंने बैगिंग टेक्निक को पूछा गया है कि जब हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, विपुंसन या फिर बोरा वस्त्रावरण भी बोलते हैं। तो ये टेक्निक किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है मेनली जो बैगिंग टेक्निक होती है इसमें क्या होता है, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट से क्या कर देते हैं, मतलब क्या करेंगे यहाँ पे बैगिंग टेक्निक में जो पुष्प का क्या होता है मेल पार्ट या फिर मेल ऑर्गन होता है उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन डी है, पुष्प या पादपों के कृत्रिम संकरीकरण में। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्या बोलेंगे इसको, कृत्रिम संकरीकरण को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसीलिए हम क्या करते हैं, विपुंसन या फिर किसी भी फ्लावर से क्या करेंगे, उसका मेल जो पार्ट है एंथर है उसको हम या फिर एंडोशियम को क्या कर देंगे, हटा देते हैं वहाँ पे। तो बोरा वातावरण या फिर बैगिंग टेक्निक इसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। जो संबंधित है बोरा वातावरण वो किससे है, पुष्पीय पादपों के कृत्रिम संकरीकरण या फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है बैगिंग टेक्निक। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से आभासी फल फॉल्स फ्रूट के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हमने फॉल्स फ्रूट बताना है कि कौन सा क्या है फॉल्स फ्रूट है। तो सबसे पहले जानते हैं फॉल्स फ्रूट क्या होता है। तो फॉल्स फ्रूट हम बोलते हैं जब क्या होता है, एक फ्रूट के फॉर्मेशन में ओवरी ओवरी पार्टिसिपेट नहीं करती है, या फिर क्या बोल सकते हैं, जब क्या होता है कोई भी फ्रूट जब बनता है उसका निर्माण होता है तो वो मेनली किससे बनता है, ओवरी या फिर अंडाशय से बनता है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट भी हैं जिनका निर्माण ओवरी से नहीं होता है, बल्कि जो क्या होता है फ्लावर होता है उसके किसी अदर पार्ट से होगा। तो जब क्या होता है फ्रूट का निर्माण ओवरी से नहीं बल्कि फ्लावर के किसी अदर पार्ट से हो तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट के जो उदाहरण हैं वो है सेब और जो स्ट्रॉबेरी है वो क्या है, फॉल्स फ्रूट है। सेब और स्ट्रॉबेरी क्या है, फॉल्स फ्रूट हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। जबकि जो केला है या फिर जो बनाना है तो उसमें ओवरी क्या होती है, पार्टिसिपेट करती है फ्रूट के फॉर्मेशन में। तो अगर हम फॉल्स फ्रूट को डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं कि जब क्या होता है विदाउट ओवरी जब फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, वे फल जो अंडाशय में विकसित होते हैं उन्हें वास्तविक फल बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, राइट है, क्योंकि यहाँ पे मेनली ये बोलना चाह रहे हैं कि जब क्या होता है, मैंने अभी भी बताया था कि जब ओवरी से विकसित होते हैं जो फल क्या होते हैं ओवरी से बनते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं रियल फ्रूट। वो ही क्या होते हैं, रियल फ्रूट होते हैं या फिर वास्तविक फल होते हैं। तो ऑप्शन ए एकदम क्या है, राइट है यहाँ पे। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे क्या है, वे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं उन्हें अनिषेक फलित या फिर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। तो ये भी राइट है यहाँ पे। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, राइट है। जब क्या होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई भी क्या बनेगा, फल बनेगा, फ्रूट बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस या फिर अनिषेक जनन बोलते हैं। अब जो थर्ड ऑप्शन है, अनिषेक जनित फल बीज रहित होते हैं, तो ये भी क्या है यहाँ पे एकदम राइट है। ये क्या है यहाँ पे एकदम राइट है। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन थर्ड है हमारा यहाँ पे, अनिषेक जनित फल बीज रहित होते हैं। तो जो पार्थिनोकार्पिक
फ्रूट होते हैं उनमें सीड्स नहीं बनते हैं, ये क्या है, सीडलेस फ्रूट होते हैं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो हमारे ऑप्शन है वो क्या है, एकदम राइट है, एकदम सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। उपरोक्त सभी क्या हैं, सही है यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन है, धरती पर पाई जाने वाली घास बिना निषेचन के ही बीज पैदा कर लेती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होगा, सीड फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, या फिर जो हमारा इससे पहला वाला क्वेश्चन था 8वां, उसमें हमने क्या पढ़ा कि जब बिना निषेचन के फ्रूट बनते हैं तो वो क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं, उनमें कोई भी बीज नहीं होता है। और अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि कुछ घासें होते हैं जिनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, लेकिन बीज क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो फर्क कहाँ पे आ रहा है, वहाँ क्या हो रहा था फ्रूट में, अगर बिना निषेचन के फ्रूट बन रहा था तो वहाँ पे क्या था, बीज या फिर सीड क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रही थी। लेकिन सीड फॉर्मेशन नहीं हो रही थी वहाँ पे, कहाँ पे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में। अब यहाँ पे जो घासें हैं या फिर क्या जो ग्रासेस हैं उनमें क्या हो रहा है, उनमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या कर दे रही हैं, बीज पैदा कर दे रही हैं, सीड यहाँ पे बन जा रहे हैं, सीड फॉर्मेशन हो रही है। तो सीड फॉर्मेशन का फ़र्क है दोनों में। तो अब हम इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, जब जो घास है वो क्या कर रही है भाई, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कर दे रही है, सीड फॉर्मेशन कर दे रही है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस या फिर असंग जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंग जनन या फिर एपोमिक्सिस। तो असंग जनन या फिर एपोमिक्सिस को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, वैसे तो ये क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पे सीड बन जाते हैं, पर ये इसमें क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन या फिर क्या बोल सकते हैं, गैमेट्स के बिना, बिना गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट्स के बिना यहाँ पे क्या हो जाता है, सीड बन जाते हैं। या फिर यहाँ पे मियोसिस या फिर सिनगेमी ये सब चीज़ें नहीं होती हैं और सीड प्रोडक्शन हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। तब तो क्या बोल सकते हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जब सीड फॉर्मेशन होती है किसी भी घास में, तो उसको हम, किसी भी घास या फिर किसी अदर प्लांट्स वगैरह में होगी तो उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस को अगर हम डिफाइन करना चाहें, अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, सीड प्रोडक्शन, क्या बोलेंगे, सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन विदाउट, क्या बोलेंगे हम, सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जब भी क्या होगा, सीड प्रोडक्शन होगा, उसको हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। अब यहाँ पे जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो क्या है, मानव जनन या फिर क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो एमसीक्यूज हैं, सबसे पहला है, नर जन्म कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो अब हमने बताना है कि जो क्या होता है, मेल जर्म सेल्स होती हैं वो स्पर्म का निर्माण कौन सी प्रोसेस या फिर कैसे कैसे करती है। तो ऑप्शन है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा, या फिर अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजनों के द्वारा, या फिर असूत्री विभाजन के द्वारा। तो जो क्या होता है, जर्म सेल्स के द्वारा क्या बनती है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो वो होता है हमारे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। नर जर्म कोशिकाओं का नर्म जर्म, सॉरी क्या लिखा है ये, नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग में निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे संपन्न होती है या फिर कहाँ पे होगी, वो बोलते हैं हम अंडवाहिनी या फिर ओविडक्ट। जो क्या होता है, ओविडक्ट या फिर अंडवाहिनी होती है फीमेल में, तो वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में किशोरावस्था या फिर यौनारंभ के समय शुक्राणु जनन की प्रक्रिया किस हार्मोन के स्रावण के कारण आरंभ होती है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, किशोरावस्था होता है, तो उसमें क्या होता है, शुक्राणु जनन या फिर स्पर्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है या फिर स्टार्ट होने लग जाती है। तो वो कौन से हार्मोन के या फिर कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है जब ये प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाती है। तो ये यहाँ पे जो हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अब अगला क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे लिखा है पुरुषों में वृषण तथा स्त्रियों में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मेल और फीमेल में क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, वो क्या है रिस्पेक्टिवली क्या है क्या बोलते हैं, टेस्टिस और ओवरी हैं। तो ये क्या है यहाँ पे राइट है। इसके बाद क्या है, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन कहते हैं। तो ये भी क्या है, एकदम राइट है यहाँ पे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा है, हमारा कथन जो सत्य होगा इनमें से ऑप्शन में से, वो क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। तो एक और दो जो दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है, एकदम सही है यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप पुरुष गुणसूत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, मेल में क्रोमोसोम जो कौन सा या फिर किस फॉर्म में देखने को मिलेगा हमें। तो मेनली यहाँ पे जो मेल में क्या होता है क्रोमोसोम, उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स वाई के फॉर्म में। एक्स वाई यानी क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जो होता है वो किस में होगा, मेल में होगा। और उसके बाद जो फीमेल में होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम सेम सेम, या फिर क्या बोल सकते हैं, फीमेल में क्या होगा, एक्स एक्स होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अब अगला जो है, किसी भी शिशु के लिंग निर्धारण में प्रमुख भूमिका होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये कि कोई भी क्या है, बेबी है तो वो मेल होगा फीमेल होगा, या फिर उसका जेंडर जो होता है, क्या बोल सकते हैं, मेल है या फीमेल है, तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा पिता, या फिर क्या हो सकता है, जो मेल क्या होता है, पेरेंट होता है, उस पर डिपेंड करता है किसी भी बेबी का क्या लिंग निर्धारण, कि वो क्या होगा, मेल या फिर फीमेल होगा। ये डिपेंड करता है पिता या फिर पेरेंट्स पे, वो सॉरी फादर पे। ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पल रहे भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है कि मानव के शरीर में, यानी किसी फीमेल या फिर किसी ह्यूमन के शरीर में क्या है, भ्रूण है, एम्ब्रियो है, यानी जो बच्चा होता है माँ के पेट में, तो उसको कहाँ से मिलता है, कौन सी ऐसी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू बेबी को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको मतलब उसके शरीर में, बेबी के शरीर में क्या बनेंगे, जो अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल बनेंगे, तो उनको वो बाहर कैसे निकालता है, या फिर कौन सी ऐसी यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो अपरा या फिर प्लेसेंटा होता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू जो बेबी क्या होता है, अपनी मदर से क्या होता है, कनेक्ट होता है, तो इसी के थ्रू क्या होता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, और वो अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर देता है, बाहर करता है शरीर से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब अगला जो क्वेश्चन है, सगर्भता इट मीन्स प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान आवर्चक या फिर यहाँ पे क्या लिखा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। तो ये ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। अब दूसरा क्या है कि प्रेगनेंसी के 2 महीने के बाद मानव भ्रूण के लगभग सभी अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि प्रेगनेंसी के 2 महीने के बाद क्या होता है, मानव भ्रूण यानी जो एम्ब्रियो होगा वो क्या होता है, उसके सारे के सारे क्या होंगे, अंग, मतलब जितने भी उसमें स्ट्रक्चर होते हैं एक बेबी में, जब वो कम्प्लीटली डेवलप होता है, वो 2 महीने में ही क्या हो जाएगा, एकदम उसमें सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे। तो ये गलत है, यहाँ पे ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 2 महीने में नहीं हो पाएगा इतना सारा जो क्या होगा ऑर्गन का डेवलपमेंट, तो 2 महीने में नहीं होता है, ये क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। तो अब हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, सिर्फ फर्स्ट है हमारा यहाँ पे राइट। तो कथन सत्य है कौन सा, सिर्फ केवल एक या फिर केवल फर्स्ट जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एनसीईआरटी को या फिर एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ को हमने जाना, किसके थ्रू, चैप्टर वाइज हमने एमसीक्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस किया है, क्लास 12th के साइंस साइंस एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।